नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के साथ साथ हम भारत का भूगोल भी लेकर के चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज भारत का भूगोल स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर का नाम है हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति। तो आइए जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति पूरे वर्ल्ड में क्या है। दोस्तों, ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत हमारे किस भूमि से मिलकर के बना है, आइए पहले वो जानते हैं। तो दोस्तों, वेगनर एक वैज्ञानिक हैं। वेगनर इन्होंने एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी ऐसी थी, यानी कि पृथ्वी ऐसी थी गोल, जिसको पैंजिया कहा जाता था। कहीं कहीं पे आपको पैंक्रिया भी मिलेगा, पैंक्रिया, इसको पैंजिया या पैंक्रिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ जो एक बड़ा सा महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा। इस महासागर का नाम था। कुछ समय के बाद ये दो भागों में टूटा। ऐसे ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं, इसको लारेंसिया के नाम से भी कहीं कहीं पे जानते हैं, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से टूट करके 3 महाद्वीप बने, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। जबकि गोंडवाना लैंड कई खंडों में विभाजित हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर आदि थे। इसी गोंडवाना लैंड से ये अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कट के थोड़ा सा भाग जब एशिया की तरफ बढ़ने लगा, जब आपस में सारे टूट के इधर उधर बिखरने लगे, तो उसमें ये वाला भाग टूट करके ऊपर जाने लगा एशियन प्लेट की तरफ। और जैसे ही ये एशियन प्लेट से जा करके, देखिए इधर से एशियन प्लेट आ रही है और इधर से ये कटा वाला भाग जा रहा है। जैसे ही दोनों एक दूसरे में मिले, तो यहाँ पे जो टेथिस सागर बीच में था, इस टेथिस सागर के जो अवसाद थे, कंकड़ पत्थर थे, वो तेजी के साथ ऊपर उठे। ऐसे जैसे ये दोनों इधर को मिल रहे हैं ऐसे, और ये नीचे वाला भाग अपना ये, तो यहाँ पे जो ये ऊपर उठे, ये हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, हिमालय का निर्माण हुआ। और ये जो भाग था गोंडवाना लैंड का टूटा वाला, ये भाग यही अपना कहलाया भारत। तो हमने ये जाना कि भारत की जो भूमि है वो गोंडवाना लैंड से टूट करके बनी हुई है। अब आइए देखते हैं कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है भारत का। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी में आप देखते हैं कि इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, और इधर हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की, अब पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसे 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा। और इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, और रेखा मतलब रेखा, यानी कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके 3 नाम हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा इसको कहते हैं, और इसको 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह एक काल्पनिक रेखा है, न कि वास्तविक रेखा। अब देखिए, इसके भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 90 और 90 रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश की परिभाषा क्या हो गई कि वह काल्पनिक रेखा, पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताए, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देशांतर की एक बार बात कर लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट। अब यहाँ पे 0 डिग्री 0 अंश देशांतर रेखा है। 0 अंश देशांतर रेखा है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इधर पूरब है तो इसके इधर वाले भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध।
ये भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दोस्तों ये देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा कितनी होती है? देशांतर रेखा 360 होती है। देशांतर रेखा की परिभाषा होगी कि वह पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताए उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 360 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अगर जब भी आपके एग्जाम में पूछे कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है तो आप 179 कहिएगा। आइए देखिए कैसे। देखिए ये एक भूमध्य रेखा और 19 इधर 19 इधर, कुल मिला के 181 रेखा हो गई, ठीक। लेकिन जो 90 अंश पर ये रेखा खींची जाती है यहाँ पे, वह एकमात्र बिंदु के रूप में होती है, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए इसमें से -2 कर देंगे तो 179 आएगा। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 179। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो 180 मार के आइएगा आप लोग। और भूमध्य रेखा सहित पूछेगा कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 181। तो आइए देखते हैं अब भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। कितना? 37 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और अगर इसकी पूर्वी देशांतर की बात करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 98 डिग्री 24 मिनट, 98 डिग्री 24 मिनट, ये हो गया देशांतर। सॉरी ऐसे नहीं आता है देशांतर, वेरी सॉरी। ये और ये एक यहाँ से ऐसे आएगी। अब इन दोनों के बीच में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस तरह से अगर आप इसको अगर भूमध्य रेखा मिला दें तो आप देखेंगे कि इस वाले गोलार्ध में भारत स्थित है, यानी कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर भारत के किसी भी राज्य की अगर भौगोलिक स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में पूछे तो उसमें पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में। पश्चिमी गोलार्ध में नहीं आएगा, यानी पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा। अब भारत 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी कि भारत की ये मुख्य भूमि की जो सीमा है, यानी कि ये और यहाँ से ये हो गया 37 डिग्री 7 मिनट और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। और इसकी अगर पश्चिमी पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये आपका हो जाएगा 98 डिग्री 24 मिनट के बीच में ये भारत स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहीं पे 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, इसे कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 23.5 डिग्री पर, यहाँ से 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहते हैं? मकर रेखा, जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी कि भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अब ये तो भारत की भौगोलिक स्थिति होगी। आइए देखते हैं कि भारत के पड़ोसी सीमा कौन कौन सी है और कितने स्टेट इसको मिलाते हैं। दोस्तों भारत की अगर सीमा की बात करें तो इसकी कुल सीमा, इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसकी कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। इसमें 2 प्रकार की सीमाएं हैं इसकी। एक तो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, और एक है तटीय सीमा। तटीय जो स्थलीय सीमा है दोस्तों ये 15,200 किलोमीटर है, और ये तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा में भी 2 प्रकार के होते हैं। ये तटीय सीमा भी 2 हो गई। एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये वाला, यानी कि यह मुख्य
भूमि की तटीय सीमा, और ये महाद्वीप महाद्वीप अंडमान और लक्षद्वीप के साथ, मतलब महाद्वीपों सहित, सॉरी द्वीप सहित, द्वीप सहित। तो यानी मुख्य भूमि की तो 61 हो गई, 6100 किलोमीटर हो गई, सॉरी 6100 किलोमीटर, और इनकी हो गई 1416.6 किलोमीटर, 1416 या 1416.6 किलोमीटर। तो ये मुख्य भूमि की सीमा। अब यहाँ से देखिए, मुख्य भूमि की सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से। गुजरात से मुख्य भूमि की सीमा यहाँ से ऐसे आते आते ये आ करती है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। अब इस पे 17 राज्य हैं। कितने? कुल 17 राज्य इस पे तट होते हैं। और तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा में कुल मिलाकर के 9 राज्य होते हैं, 9 राज्य शामिल हैं इसमें तटीय सीमा में। तटीय सीमा में 9 राज्य शामिल है। पश्चिमी तट पर तो 5 हैं और पूर्वी तट पर 4 हैं। तो आइए इस पहले पश्चिमी तट, सॉरी तटीय सीमा को देख लेते हैं। मुख्य स्थल सीमा को देखते हैं, स्थलीय सीमा को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों ये स्थलीय सीमा आपकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 17 राज्य इसको मिलाते हैं, जिसकी दूरी कुल है 15,200। और अभी बात करते हैं पहले भारत की सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल, और यहाँ पे मिलेगा आपको मुख्य भूमि की सबसे अंतिम बिंदु होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और अगर भारत का सबसे अंतिम बिंदु पूछे तो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसको पार्सन द्वीप भी कहते हैं, पार्सन द्वीप, और इसको पिग्मेलियन द्वीप भी इसका नाम है, पिग्मेलियन द्वीप, जो कि बृहद निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है आपका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो अब इंदिरा कॉल से और अगर यहाँ कन्याकुमारी की बात करें तो इसकी कुल दूरी है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। अगर सबसे इसकी पश्चिमी और पूर्वी की बात करें तो यहाँ पे है सर क्रीक, दोस्तों सर क्रीक, ये गुजरात में है। इसको गौर माता भी बोलते हैं, गौर माता या गौहर माता। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, इसको कहते हैं किबधू, किबधू, जो कि अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों दूरी जो है यह है 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी हो गई इस आपका यहाँ पे 2,933 किलोमीटर। दोस्तों आपको भारत की स्थिति तो साफ साफ दिख ही रही है कि भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और भारत के पूरब में म्यांमार है, बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में यहाँ पे अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो हमने ये जाना कि यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई ये हो गई। अब आइए देखते हैं इसकी स्थलीय सीमा से मिलने वाले जो सबसे देश हैं, किसकी सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है। दोस्तों ये जो हमने स्थलीय सीमा बताया, इसमें 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है ये कि 5-6 राज्यों, 5-6 देशों को टच करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को टच करती है, उसके बाद चीन को, उसके बाद पाकिस्तान को, फिर नेपाल को, फिर म्यांमार को, फिर भूटान को, फिर अफगानिस्तान को। इस बात को याद रखने के लिए आपको मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है बचपन, बचपन में भूल आया, बचपन में भूल आया, यानी ब से हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार और भ से हो गया भूटान, अ से हो गया अफगानिस्तान।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ल और य दोनों साइलेंट है, ये बस ट्रिक समझने के लिए कि बचपन में भूल आया। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है, उसके बाद चाइना से, फिर नेपाल से, सॉरी बांग्लादेश से, चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से मिलती है। अब अगर इनको दूरी के क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है 4093 किलोमीटर। इसके बाद मिलता है आपका चाइना से मिलता है दोस्तों 3439 किलोमीटर। इसके बाद आपका है पाकिस्तान से मिलता है 3310 किलोमीटर। इसके बाद है नेपाल से मिलता है आपका 1716 किलोमीटर। इसके बाद है आपका म्यांमार से मिलता है 1643 किलोमीटर। इसके बाद है आपका भूटान से 587 किलोमीटर। इसके बाद है आपका अफगानिस्तान से मिलता है आपका 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सीमा मिलती है ये बांग्लादेश से मिलती है 4093 किलोमीटर, चाइना से मिलती है 3439 किलोमीटर, पाकिस्तान से मिलता है 3310 किलोमीटर, नेपाल से मिलता है 1716 किलोमीटर और म्यांमार से मिलता है 1643 किलोमीटर, भूटान से मिलता है 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान से मिलता है 80 किलोमीटर। तो ये आपका दूरी के हिसाब से हो गया कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ कौन लगाता है। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि भारत के बीच से भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया मुख्य भूमि से तो 17 राज्य लगते हैं, 17 राज्य, और जबकि ये आपका पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पे तो 5 राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य भारत के पश्चिमी तट पे हैं और 4 राज्य यहाँ पे पूर्वी तट पे हैं। 4 राज्य यहाँ पे आपका गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, इसके बाद कर्नाटक और यहाँ पे केरल। ये 5 जो ऐसे राज्य हैं ये पश्चिमी तट पे सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी एपी लिख देता हूँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा, इसका पुराना नाम है उड़ीसा, वैसे नया नाम तो ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी तट पे सीमा बनाते हैं। इसमें पूरी मुख्य भूमि की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा है वह गुजरात की है दोस्तों। किसकी है सबसे ज़्यादा सीमा? गुजरात की है। अब आइए देखते हैं कि भारत के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है कौन कौन सी है, और भारत का जो समय मानक समय जोन है वह कहाँ से जाती है। दोस्तों हमने आपको यहाँ पे जब अक्षांश बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री से एक कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है। भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है। अब एक सवाल आता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका पहला आएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये जो लास्ट के 2 ऐसे स्टेट हैं जो बार बार कन्फ्यूजन करते हैं, मणिपुर और मिजोरम में बार बार कन्फ्यूजन होता है कि मिजोरम है या मणिपुर है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मित्र से आपको ये दोनों स्टेट बराबर याद रहेंगे कि कर्क रेखा का मित्र कौन है। तो कर्क रेखा का मित्र है आपका मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम और त से हो जाएगा त्रिपुरा। ये मित्र जो है ये कर्क रेखा के दोनों मित्र हैं, यानी कि आपका यहाँ पे गुजरात, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आपका झारखंड, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका त्रिपुरा, और यहाँ पे मिजोरम। ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनके बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो दोस्तों 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये देखिएगा, यहाँ से भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो जिनसे होकर के 82.5 डिग्री आपकी ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जिससे हम आप समय ज्ञात करते हैं भारत का, तो ये 82.5 डिग्री है। कई बार ये क्वेश्चन बड़े लेवल के एग्जाम में पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री वह भारत के कहाँ से होकर के गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, वहाँ के एक स्थान है नैनी, नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री रेखा भारत के किस जगह पे एक दूसरे को काटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में सरगुजा नामक स्थान है, ये जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा नामक स्थान पर भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, जो भारत की समय रेखा वो इलाहाबाद के नज़दीक से मिर्ज़ापुर से या नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि भारत के जो द्वीप हैं उनको कौन कौन से स्टेट अलग करते हैं और भारत का जो तटीय राज्य देश है वो कौन सा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भारत के दक्षिण में है वो यहाँ पे श्रीलंका है, वो यहाँ पे ये श्रीलंका है। श्रीलंका दोस्तों हमारे देश से और भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। इसी में बीच में यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी यहीं पे है। यहीं पे आपका होगा पब्बन द्वीप पे ही रामेश्वरम धाम मंदिर है, पब्बन द्वीप पे है। और यहीं पे है आदम ब्रिज जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। आदम ब्रिज जो भगवान रामचंद्र जी बनाए थे उसका अवशेष है, जिसे आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपका है धनुषकोटी। कई बार आता है कि धनुषकोटी कहाँ है, तो ये रामेश्वरम में है। रामेश्वरम पब्बन द्वीप पर स्थित है दोस्तों रामेश्वरम। अब अगर यहाँ पे करें तो बात ये तो है आपका लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कवारत्ती को और मिनिकॉय, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और मिनिकॉय और मालदीव को, यानी आप कह सकते हैं कि भारत को मालदीव से कौन अलग करता है, तो भारत को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। अब इधर आपका अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान तो ऊपर की तरफ है, निकोबार द्वीप नीचे की तरफ है। अंडमान को और निकोबार के द्वीप समूह को कौन सा अलग करता है, तो आप कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, कई बार पूछता है। तो इसके बीच में एक है दक्कन पास, एक जलसंधि है दक्कन पास, ये इन दोनों को अलग करती है। इसको कह सकते हैं दक्कन जलसंधि या दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। और कार निकोबार द्वीप समूह और बृहद निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार पर ही आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसको पार्सन द्वीप या पिग्मेलियन द्वीप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पे कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो म्यांमार यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही बगल में आपका एक यहाँ पे द्वीप है, और यहाँ पे म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप।
द्वीप समूह और भारत का है लैंड फाल द्वीप समूह, लैंड फाल द्वीप समूह। इनके बीच में दोस्तों है कोको स्टेट, कोको स्टेट। ये जो कोको स्टेट है भारत को म्यांमार से अलग करता है, भारत को म्यांमार से अलग करता है ये कोको द्वीप। अब आता है बात कि भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है, तो आपका यहाँ पे जो है ग्रेट निकोबार, यानी ये ग्रेट निकोबार, और यहीं पे आपका बगल में यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे कोको स्टेट है ये म्यांमार का, यहाँ पे लैंडफॉल निकोबार द्वीप समूह, यही मैं वहाँ पे बता दिया आपको। तो ये ग्रेट निकोबार है और यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप समूह, और इंडिया का ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इनके बीच में दोस्तों है ग्रांड चैनल, ग्रांड चैनल। ये जो दोस्तों है इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। तो कई बार अगर आपसे पूछे कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो आप बता सकते हैं पाक जल संधि। और अगर आपसे पूछे कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो आप बता सकते हैं कोको स्टेट। और कौन कौन से द्वीप हैं, आपको पूछे कि भारत से इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, भारत से मालदीव को कौन अलग करता है, तो आप बता सकते हैं। दोस्तों ये तो पूरी तरह से भारत की स्थिति हो गई और भारत के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब देखते हैं कि भारत के आंतरिक में इस समय वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग कर दिया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर पुनः 26 जनवरी 2020 को, कब? 26 जनवरी 2020 को आपका दमन दीव, यहाँ पे पड़ेगा दमन दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो फिर से 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसलिए अब वर्तमान में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों आइए इन 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राज्य और राजधानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बम्बई, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बंगलौर, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई और आंध्र प्रदेश हैदराबाद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, उस समय ये बात हुई थी कि 10 साल तक दोनों की ज्वाइंट राजधानी हैदराबाद रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी प्रस्तावित कर रखी है अमरावती। तो हो सकता है कि 2024 से पहले भी वो अपना वहाँ पे स्वीकृति ले ले। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है। तो आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद, उड़ीसा का भुवनेश्वर, बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, छत्तीसगढ़ का रायपुर, लेकिन अब उसका नाम बदल के अटलपुर कर दिया गया है। रायपुर, झारखंड का रांची, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का आपका पड़ेगा देहरादून, यहाँ पे सिक्किम का गंगटोक और असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग। ये तो हमारे 28 प्रांत हो गए, इनकी राजधानी होगी। अब केंद्र शासित प्रदेशों की देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख का लेह, और यहाँ पे चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का दिल्ली, लक्षद्वीप का कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का दमन है। तो दोस्तों पुडुचेरी का पुडुचेरी है। दोस्तों ये आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे भारत के भौतिक विभाजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।